नमस्कार। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, आपका साथी। डेली आपसे बात करने वाला, कोई ना कोई इश्यू को लेकर। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। चुनाव खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि हम सब खत्म हो गए या देश खत्म हो गया। गलतियां होती हैं, सुधारना चाहिए, सुधारना हमको होगा। चुनाव हो चुके। एक इश्यू जो बहुत जल रहा है, जिसमें देश जल रहा है, हम जल रहे हैं, सत्यता जल रही है, सच और झूठ मिल चुके हैं। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, जिसके बारे में हम रोज कोई ना कोई बात कर रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा, बल्कि हजारों लोग कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत चीजें मिलेंगी, कुछ फेक होंगी, कुछ सही होंगी। देश एक सोच विचार में घुस चुका है। कुछ बोल रहे हैं खुल के, कुछ बोल रहे हैं दब के, और कुछ सोच नहीं पा रहे कि क्या बोलना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसका हल निकालना आवश्यक होता है। अब ईवीएम जो समस्या है या नहीं है, वो बात दूसरी है। लेकिन एक बात तो है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए विश्वसनीय है, कुछ लोगों के लिए अविश्वसनीय है। लेकिन हम जब अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने देश को आगे ले जाने के लिए 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो एक विश्वास पे चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि हमारा प्रतिनिधि आगे जाकर हमारी बात को रखेगा, देश की समस्याओं को सुलझाएगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हमारा कोई कैसी अच्छा प्रधानमंत्री बना के देगा, एक सरकार बना के देगा। ये विश्वास होता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है अपने उस प्रतिनिधि से जिसको हम चुन के भेजते हैं। लेकिन आजकल वास्तविकता वो है ही नहीं। आजकल तो प्रतिनिधि ना चुन के, हम उसको प्रतिनिधित्व ना देकर हम सीधा पीएम को चुन लेते हैं, जो कि गलत है। उस बात को भी छोड़िए। हमारे आज की तारीख में जो हाल है, देखकर बहुत दुर्दशा लग रही है हमारी उस सभा की, जिसको हम प्रणाम करते हैं, जहां हमारे भविष्य डिसाइड होते हैं, हमारे भविष्य के बारे में निर्धारण होता है। वो 535, 40, 45 व्यक्ति जो भी वहां बैठकर हमारे बारे में फैसला लेते हैं, हम उनको एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पद देकर भेजते हैं, और आशा करते हैं कि वो लोग हमारे देश का सुधार करेंगे, हमारी आशाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर आप देखिए, आज की तारीख में 545 सदस्यों को भेजा जाता है संसद में, लोकसभा में, और अगर उसमें से 233, करीब करीब 45%, 45% चोर, डकैत, बदमाश, बलात्कारी, आतंकवादी अगर पहुंच जाएंगे, तो इस देश का भगवान भी मालिक नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी ऐसे देश को नहीं चला सकता। ऐसा देश किस तरफ जाएगा हम भी नहीं जानते। लेकिन इसका उत्तरदायित्व किस पर है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, ये भी सोचना होगा। इसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम स्वयं 132 करोड़, 95 करोड़ वोटर, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। हमें ये भी सोचना होगा। ईवीएम की बात हम कर रहे हैं, मशीन की बात हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले ईवीएम हो या ना हो, ये तो फिर भी पहुंच जाते। ये उतारा किसने था इनको सबको? हमने उतारा था, आपने उतारा था, किसने उतारा था इन गुंडे बदमाशों को? अगर 233 जीत गए, इसका मतलब 300, 400, 500 और भी रहे होंगे जो हार गए। तो ये देश कहाँ जा रहा है? अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्रांतिकारी हो, बुजदिल हो, सोने वाले हो, जागने वाले हो, सबको सोचना चाहिए कि ये देश जिस तरफ जा रहा है वहां से वापस नहीं आ सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फायदा उस आज़ादी का जो गुंडे हमारे पार्लियामेंट में पहुंच जाए? उस आज़ादी का क्या? इसे आप आज़ादी कहते हैं? स्वतंत्रता है हमारी। हम जिनको वोट देते हैं, हमें ये ही नहीं मालूम कि वो है क्या। इसका मतलब ये भी उठता है, हम जाके खुश होते हैं वोट देके आ गए, हमें उम्मीदवार का पता नहीं होता है, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। बस फूल पे लगा दो, हाथ पे लगा दो, साइकिल पे लगा दो, हाथी पे लगा दो, इस पे लगा दो, उस पे लगा दो। इन बेतों की बातों में हमारे देश के इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखी जनता होने के बावजूद, युवा इतना वर्ग पढ़ा लिखा होने के बावजूद, ये सब होने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, दिमाग नहीं लगा सकता। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, फिल्म स्टार के बारे में सब जानते हैं, क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं, गेम्स के बारे में सबको पता है, लेकिन अपने बारे में नहीं पता है। दुख होता है। फिर कहते हैं हमारे देश को लूट के खा गए, फिर कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलता। अरे आप ऐसे लोग अगर संसद में भेजोगे तो आपको जॉब कौन देगा? जो बदमाश है, पैदाइशी बदमाश है या बना हुआ बदमाश है, जिसके ऊपर केस इतने चल रहे हैं, उसको आप ऑनर कह रहे हैं, ऑनर, योर ऑनरेबल। उनको ऑनरेबल कहा जाता है। आपको पता होगा जितने सांसद सदस्य होते हैं ये ऑनरेबल होते हैं, उनको तो आपने ऑनरेबल बना दिया और खुद उनके जूतों में जाके बैठ गए।
ये गए कैसे, ये प्रश्न है। ईवीएम का प्रश्न तो है ही, उससे पहले ये भी प्रश्न है, ये कैसे पहुंचे वहां, इसका फैसला कौन करेगा। आपने तो वोट देके एहसान कर दिया, या वोट दे दिया, अपना ड्यूटी पूरी कर दी। कहाँ कर दी पूरी आपने, वोट देने से भी आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपने बदमाश को वोट देके भेजा। जब 50% या 40% वोट ऐसे मेंबर पहुंच रहे हैं वहां पर जो बदमाश है, तो इसका मतलब करीब करीब आधे लोगों ने तो पहुंचाया उनको वहां। और आधे लोगों का मतलब ये, आप जानते हैं आधी सोसाइटी कौन होती है, तो महिलाओं ने पहुंचाया, पुरुषों ने पहुंचाया, सबने पहुंचाया। मतलब ये कि हम सोचते नहीं है वोट देने से पहले, इस बात से ये तो साबित होता है। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस वोट देना है, दे दिया, दे के आ गए, बात खत्म। अपना निशान दिखा दिया कैमरे के सामने, देखिए मैं वोट दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे निशान से क्या होगा, आपके मन का क्या होगा, आपके माइंड का क्या होगा। आप अपने देश के लिए आत्महत्या लिख रहे हैं, ये आत्महत्या से कम नहीं है। जो बदमाश पहुंचा है वहां, वो आपकी सेवा करेगा, सोचने की बात है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हर पार्टी जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा तो वो जिम्मेदार है सरकार में है, उसमें मोदी हो सकता है, उसमें अमित, दोनों ने मिलकर कैंडिडेट को चुना है, तो दोनों जिम्मेदार है। इधर कुछ कांग्रेस के भी रहे होंगे, वो भी जिम्मेदार है। हर पार्टी का कोई ना कोई गुंडा पहुंचा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा कौन है। सबसे ज्यादा तो सरकारी लोग जिम्मेदार है, उनके आदमी गए हैं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, अमित शाह जिम्मेदार है, इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। हमें देश को ऐसे आदमियों के हाथ में दे दिया है जो जिनको जेल जाना चाहिए, जो जेल में होने चाहिए थे, आज वो ऑनरेबल हैं, हमारे माननीय सदस्य हैं देश के। शर्म हमें अपने ऊपर आती है, उनके ऊपर नहीं आती है। उनके ऊपर आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पेशेवर हैं सब, हम क्यों पेशेवर बन गए। उनका तो काम है चोरी करना, बलात्कार करना, पब्लिक से पैसा ऐंठना, लूटना, गुंडागर्दी करना, हर काम करना। और उनकी सपोर्ट के लिए राजनीतिक पावर्स हैं, प्रैक्टिकली देखें तो प्रधानमंत्री उनकी सपोर्ट के लिए है और दूसरे नेता उनकी सपोर्ट के लिए हैं। तो हम क्या करके वोट देते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं। इतनी बार मैंने समझाया लोगों को, लिख लिख के बताया, भाई कृपया करके आप उम्मीदवार को देखिए, पार्टी को मत देखिए, उसकी योग्यता देखिए। लेकिन नहीं, लोग नहीं, ये कौन बेवकूफ है, क्या लिखता रहता है, इसको क्या लेना देना है, कांग्रेसी होगा या उस पार्टी का होगा या इस पार्टी का होगा, ये बातें करके बातें खत्म की जाती हैं। अरे मुझको क्या इंटरेस्ट है भाई ये कहने से आप किसी को वोट दें किसी को ना दें। मैंने तो सरकार नहीं बनानी है, मैंने तो नेता नहीं बनना है, मैं तो एमपी भी नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। मैं तो देश का आदमी जैसे आप हैं। जिस तरह आप सोचते हैं देश के बारे में, मैं भी सो हो सकता है मैं उससे कम सोचता हूँ या उसके बराबर ही सोचता हूँ या उससे ज्यादा सोचता हूँ, इतना फर्क हो सकता है। लेकिन जिस देश में पैदा हुए उस देश के बारे में तो सोचना पड़ेगा। हालांकि हमें पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, विश्व के बारे में सोचने की शक्ति हमारे पास नहीं है, अपने बारे में तो है ना। अगर हम एक संसद सदस्य चुन के ढंग का नहीं भेज सकते तो हमें अपने ऊपर गाली देनी चाहिए, किसी और को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। हमें गलानी होती है अपने ऊपर कि हम लोग इतना भी नहीं रखते, इतना पढ़ लिखने के बाद। अरे 12वीं में भी पढ़े हो तो इतना सोच सकते हो, आप तो सब ज्यादा पढ़े हो। और युवाओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन उनकी डिग्री का फायदा क्या है जब वो इतना भी नहीं सोच सकते कि हमें सही आदमी भेजना चाहिए संसद में। मजाक बना के रख दिया है, खेल है, हंसी आती है, अपने ऊपर आती है। दुनिया के लोग तो हम पे हंसते ही होंगे कि क्या क्या पार्लियामेंट है इनकी, क्या लोकसभा है इनकी, जहाँ इतने सारे गुंडे पहुंच गए। किसी देश में ऐसा नहीं है एग्जाम्पल, हमारे देश के सिवाय। हम हर चीज में इतने आगे हैं, कहते हैं ना यही है इंडिया, यही है भारत। सच में भारत यही है, भारत हर चीज में एक्सेस में है। कोई देखता नहीं है कि क्यों वोट दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। बस दे दो यार, मोदी भोगते हैं, हम कांग्रेस भोगते हैं, बस ये दो चीज देख के वोट दे दो। कोई जानता नहीं कैंडिडेट कौन है, कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से खड़ा है, उसकी क्या सीवी है, उसको कोई नहीं जानता, वोट दे दो बस। चलो, अब ये तो हाथ से छूट गया तीर। अगर ये इलेक्शन वैलिड है तो, इलेक्शन वैलिड नहीं है तो चांस दोबारा मिलेगा। अब हम आते हैं ईवीएम पे, जो बहुत बड़ा इश्यू बना है। उसका आपके पास कैंडिडेट तो आप वापस नहीं बुला सकते हो कि आपके हाथ से जा चुका वो। अगर आप सोचते तो वोट देने के समय सोचना चाहिए था, जो कि आपने नहीं सोच। कह सकते हो कि आपने अपनी पूजा पाठ सही नहीं की, ये भी एक पूजा होती है, देश भी वास्तविक पूजा है। हमारे को दिख रहा है कि हमारा भविष्य बनेगा इस देश से, और हमने उस पूजा में, उस इबादत में, उस प्रेयर में, उस शब्द पाठ में कुछ हमने हिस्सा नहीं लिया ढंग से। सोच समझ के वोट देना चाहिए होता है। भगवान ये नहीं कहता आग बंद करके वोट दे दो, कोई भगवान ऐसा नहीं कहता है। भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, दिल दिया है समझने के लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन आवाज जरूरी है। अगर आप कंबाइन करके नहीं सोच सकते तो आप उल्लू हैं, बस मैं इतना कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, देश के बारे में, फिर से आपको कंप्लेन करने का भी हक नहीं बनता है जिससे कि देश का क्या हुआ। आप देश का करना नहीं चाहते, इसलिए आपने इस तरह से आंख बंद करके गधे की तरह वोट दिए। ये काम वही हो सकता है, जानवर होते हैं जो सोच नहीं सकते, तो आप भी इनमें से कम नहीं है।
एक चांस मिलता है आपको 5 वर्ष में, वो भी आप ढंग से नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आपके बारे में कोई डेफिनेशन बनती नहीं है, कोई परिभाषा बनती नहीं है। आप ऐसे ही देश को चलाएंगे और ऐसे ही देश को चलेगा, इसका बुरा हाल ही होने वाला है, अच्छा नहीं हो सकता। ये गर्त में जाएगा देश, बता रहा हूँ मैं, एक दिन समुद्र में जाके गिरेगा ये देश और आप लोग देखते रह जाएंगे, कोई आप संभाल नहीं पाएगा, ना कोई आपको संभालेगा। आपको लूटने जरूर लोग आ जाएंगे, लुटेरे तो पहले आ चुके हैं, 233 लुटेरे इधर आपके दिल लूटेंगे, आपके दिमाग लूटेंगे, आपका पैसा लूटेंगे, हेरा फेरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। पहले लेके वैसे भाग चुके हैं और भाग जाएंगे। खैर, आ गई बात ईवीएम की, जिसको हम यंत्र कहते हैं, वोट यंत्र मैं कह सकता हूँ, इसकी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या कहते हैं। आखिर क्या जरूरत है हमको इसकी, एक प्रश्न उठता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ऐसी क्या आवश्यकता है कि इस पर इतना जोर दिया जाए कि इसको हटा दीजिए या इसको नहीं हटाइए। क्या रोटी नहीं खाते हैं हम, पानी नहीं पीते हैं, पहले वोट नहीं देते थे? 1971 में दिया, उससे पहले दिया, उसके बाद में दिया, क्या वो चुनाव नहीं थे? कहते हैं ये मशीन से देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मशीन से देना अच्छा है, क्या अच्छा है? पेपर बचेगा जी, पेपर बचेगा जी, कौन सा पेपर बचेगा? बैलेट पेपर का बचेगा ना, तो पैसा उसमें नहीं लगा, मशीन में नहीं लगा। अरे बैलेट पेपर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसकी कॉपियां बना दीजिए बाद में, एक मोहरे की जगह लगती है, एक साइड तो खाली होती है ना, उस तरफ आप कॉपी बना दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? और वर्किंग पेपर बना दीजिए, कोई भी चीज कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। उस बात को छोड़िए, ये इलेक्शन कमीशन की बातें फालतू की बकवास होती है, अलावा कुछ नहीं होती। इलेक्शन कमीशन हो गया या जो भी कोई हो गया, हमें सोचना ये है कि हम किस तरह से अपने लोकतंत्र को सुधार सकें, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं सोचेंगे तो जिस तरह से ये गर्त की तरफ जा रहा है, हमारा लोकतंत्र बर्बादी की तरफ जा रहा है, वो जाता रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। रोक सकते हैं उसको तो हम ही रोक सकते हैं, और हमें भारत का युवा, हमें भारत के लोग जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं सोचेगा, और अपोजिशन वाला भी नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, उनको क्या लेना देना है। एक बार इसकी सरकार आ गई, एक बार मेरी सरकार आ गई, दोनों का काम चलना चाहिए, बात खत्म, पब्लिक जाए भाड़ में, और हमें पब्लिक को भाड़ में नहीं जाने देना, ये प्रश्न उठता है। ऐसा क्या है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि ईवीएम से ही वोट दिया जाए? प्रश्न उठता है। ठीक है, आपने पैसा खर्चा है, जो भी खर्चा है, आप रोक दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? आप क्यों चाहते हैं कि ईवीएम से ही वोट हो? ऐसा क्या है उसमें? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको फायदा है तभी आप उससे प्रेस करते हैं। एक पार्टी को उससे फायदा है, उसका नाम है बीजेपी। क्यों इतना जिद कर रही है वो? उसको क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या फायदा है? कोई ना कोई फायदा है तभी ऐसी बात कर रही है। अगर पब्लिक भाड़ में गई कांग्रेस और भाड़ में गई सपटे, में किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक असली पार्टी जो भारत का वोटर है, वो पार्टी। भारत के वोटर 90-95 करोड़, और भारत की जनता जो नहीं चाहती, अगर आप सामूहिक रूप से देख लें तो 80% 90% लोग नहीं चाहते हैं कि ईवीएम का यूज हो। सिर्फ वही लोग चाहते हैं जिससे इनको फायदा होता है, जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके भक्त हैं, उनके जूते पॉलिश करने वाले भक्त हैं, जिनका दिमाग नहीं होता है, ऐसे भक्त। मैं उन भक्तों को अपनी बातचीत में नहीं रखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ भक्त आप भी सुधार कर लीजिए, आप भी देश का हिस्सा बन जाइए, मोदी भक्ति छोड़ दीजिए, राहुल भक्ति छोड़ दीजिए, भारत की भक्ति शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मोदी भक्त से आगे नहीं बढ़ सकते और राहुल भक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते और किसी और के नेता की भक्ति, क्योंकि ये सारे जानवर हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं है। ये सब अपनी सीट को बचाने में लगे हैं, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, सबको अपनी सीट प्रिय है, देश किसी को प्रिय नहीं है। खाली ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। हमें देश को बचाना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, देश हमारा सबका है। इसलिए भक्तों, अपना दिमाग खोल लो, 10 मिनट के लिए आपको समझ आ जाएगा। किसी भी पार्टी के भक्त हूँ, भक्ति से दुनिया नहीं चलती है, भक्ति से भगवान कभी नहीं कहता मेरी भक्ति करो। किसी भगवान ने आज तक नहीं कहा, कोई सबूत नहीं है इस बात का कि आप भक्ति कीजिए। भक्ति का मतलब खाली बैठ के तपस्या करना नहीं होता है, भक्ति का मतलब भगवान के लिए काम करना भी होता है। भगवान ने जिस चीज के लिए आपको इस जमीन पर भेजा, उसकी बात को समझो, उसने आपको किस लिए भेजा है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी काम के लिए ऊपर वाला नीचे जमीन पर भेजता है, जाओ मेरी जमीन पे ये काम करके आओ। मतलब भक्ति का यही होता है। अगर आप सफलतापूर्वक उस काम को कर लेते हैं तो आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपको उसका फायदा है नुकसान बाद में मिलेगा जब आपको जवाब देना होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि ईवीएम की जिद क्यों? इलेक्शन कमीशन को क्या इंटरेस्ट है उसमें, जो इस बात पे अड़ा है कि नहीं जी ईवीएम से ही चुनाव होंगे, और यही बात सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है, उसका क्या इंटरेस्ट है? जो भी इस बात को रोकेगा, जो भी बीच में आएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति हो या चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो या कोई भी वर्कर हो, कोई भी व्यक्ति हो उस देश का, मैं सबसे यही प्रश्न करूंगा, आपका क्या इंटरेस्ट है?
आपका क्या फायदा है जो आप इस बात पे अड़े हैं कि ये मशीन से ही चुनाव होगा? इसका मतलब कोई ना कोई आपका इंटरेस्ट है, तभी आप ऐसी बात करते हैं, नहीं तो आपको क्या? अगर पब्लिक नहीं चाहती इसको तो आपको क्या इंटरेस्ट है? पब्लिक साफ रहना चाहती है, पब्लिक साफ होती है। कुछ लोग गलत होते हैं, सारे गलत नहीं होते हैं। अगर आवाज देती है पूरी जनता, पूरी, आप वोट करा लीजिए इस बात पे, उसके एरिया में जाइए, पूछ लीजिए, पता लग जाएगा। और आंख बंद करके कोई नहीं कहेगा कि हम ईवीएम से, कोई ईवीएम में इंटरेस्टेड नहीं है। हर आदमी, जहां तक कि भक्त भी जो होते हैं वो भी ईवीएम में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए, हमारा अधिकार है, फर्ज नहीं है। जब मैं वोट देने जाता हूँ या आप वोट देने जाते हैं, हमें पता होना चाहिए जिसको हमने वोट दिया वो उस उम्मीदवार को वोट गया कि नहीं गया। कि आप वोट किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी उम्मीदवार को दे रहे हैं, आप भाजपा को या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। आपका किसी नाम होता है लिखा हुआ, जब वोट का बटन दबाते हैं या आप उसमें सील लगाएंगे बैलेट पेपर पे, तो वहाँ किसी का नाम लिखा होगा, वो कोई भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है और बिना पार्टी का भी हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं क्योंकि आप अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, अपनी प्रतिनिधित्व पार्टी नहीं चुन रहे हैं। आप उपराष्ट्र, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, आप अपना नेता चुन रहे हैं जो आपको उस एरिया में लीड करेगा और आप उसके मालिक होंगे। ये बात जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप सुधार नहीं सकते इस देश को। ये वोट किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता है, ये वोट किसी आपके बॉस के लिए नहीं होता है, ये वोट आप स्वयं को देते हैं। याद रख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। जब आप कहते हैं हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, जिसको हिंदी में प्रतिनिधित्व कहा जाता है, प्रतिनिधि कहते हैं, जब तक आपका प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं तो आप उसके मालिक हैं, आप उसके प्रिंसिपल हैं। प्रतिनिधि को इंग्लिश में एजेंट भी कहते हैं, वो एजेंट है और आप उसके प्रिंसिपल हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि आप प्रिंसिपल हैं उसके, वो आपका काम आपके बेhalf पे करता है, इसलिए आप उसको चुनते हैं। इसके अलावा उसका कोई तात्पर्य नहीं है, आपसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप उसको ढंग से चुन सकेंगे, यही आपका अधिकार है, यही आपका कर्तव्य भी है। आप उसे चुन नहीं पाए, इस बार ऐसा ही हुआ। देखिए आप 233 या उससे ज्यादा या कम जितने भी होंगे, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, इतने इतने लोग जो अपराधी हैं, इनको सजा होनी है या हो चुकी है, वो लोग संसद में, लोकसभा में कैसे पहुंच गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे नेताओं को और हमें स्वयं को देना होगा। आखिर हमारा इतना कमजोर तंत्र कैसे हो गया कि हम ये नहीं देख पाए कि ये लोग बदमाश हैं? हम वोट देते वक्त ये सोच कैसे नहीं पाए? इसका मतलब एक है कि आपके पास पूरी उस उम्मीदवार के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बारे में आप जानते नहीं थे, आप उसका नाम भी नहीं जानते थे, बस आप तो वोट दे के आ गए क्योंकि आपने वोट मोदी को देना था या मोदी के खिलाफ देना था या कांग्रेस को देना था, कांग्रेस के खिलाफ देना था। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल रहा है। लेकिन देश इससे नहीं चलेगा, आपको सोचना होगा। अगर आपने चोरों को यहाँ बिठाना तो फिर बिठाने की जरूरत ही नहीं है, इससे तो सभा को ही खत्म कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकसभा की आवश्यकता नहीं है, वो लोकसभा है भी नहीं आज की तारीख में। अगर आप देखें, जहाँ आधे लोग करीब करीब बदमाश बैठे हों, आधे लोग ऐसे बैठे जो अपराधी के, तो लोकसभा कहाँ से रह गए? तो अपराधी सभा हो गई। मैं तो उसका नाम फेक लोकसभा कहता हूँ, क्योंकि 55% तो लोकसभा है और 45% बदमाश गुंडे वाली सभा है, तो उससे आप लोकसभा कैसे कह सकते हैं? आप क्या समझते हैं जनता के अंदर 45% गुंडे होते हैं क्या? हम भारत की जो जनता है, क्या हमें 45% लोग बदमाश हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। बदमाश होते हैं 5-60%, 2-3%, ज्यादा बदमाश कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि देश नहीं चलेगा। सारे बदमाश हो गए तो किसको लूटेंगे सारे? अगर आधे से ज्यादा पब्लिक बदमाश हो गई तो कैसे देश चलेगा? सोचने की बात है। एक दूसरे को मारते रहेंगे, छीनते रहेंगे। 2-3% लोग सब जगह गलत होते हैं, हमारे यहाँ भी है, लेकिन सही लोग जो 2-3% को निकाल दीजिए, मान लीजिए 95 से 98% लोग अगर गलत आदमी को भेज देते हैं, 2-3% में आधे के करीब आदमी गलत भेज देते हैं ऐसी सभा में जिसने आपका भविष्य निर्माण करना है, तो आप सोच लीजिए, आप सोते हुए लोग हैं या जागते हुए लोग हैं। मतलब आपसे इतना भी कष्ट नहीं हो सकता था कि आप उनको चेक करने का समय आपके पास होता, आप उनके बारे में कुछ जान सकते थे, उनसे पूछ सकते थे। आपके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं रही है इस देश के अंदर। फिर आप कहते हैं हमको आगे जाना है, विश्व गुरु बनना है, विश्व शक्ति बनना है। अरे आपको तो विश्व कौन गुरु बना देगा बताइए? ऐसे हालात में आप अपना नहीं सही कर सकते काम, अपने बारे में नहीं सोच सकते, अपने समाज कैसा हो उसके बारे में नहीं सोच सकते। हमारे देश का युवा इतना गंदा हो चुका है कि वो समझ नहीं कुछ सकता सिवाय अंधभक्ति के सिवाय। उसकी थिंकिंग पावर खत्म हो चुकी है, सोचने की शक्ति जीरो हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। उस देश के बारे में कौन इज्जत करेगा? अब मैं किसी बाहर वाले आदमी से बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन कोई भी करेगा, यार तुम लोग अपनी कंट्री के लिए इलेक्शन नहीं कर सकते ढंग से, तुम्हारे क्या बात की जाए, आप क्या करेंगे हमारे लिए?
ये प्रश्न उठता है। हमारी क्या कंपटीशन रह जाती है? ठीक है, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, प्रोफेशन दूसरी तरफ है, और किसी और की सेवा करना तीसरी तरफ है, लेकिन पहले अपने घर को भी देखना चाहिए। हमारा घर इतना बर्बाद किसने कर दिया, कैसे कर दिया, प्रश्न ही उठता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले अपराधी नहीं आए होंगे, पहले भी आए होंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी सोते थे। 2014 में भी आए होंगे, उससे पहले 2009 में भी आए होंगे, लेकिन आज की बात कर रहे हैं हम। अगर हमने उनको वीज़ा दे दिया जाने का, ये वीज़ा ही एक तरह का 5 साल के लिए, कि जाइए लोकसभा में, हम आपको अधिकार देते हैं, जाइए, तो हमको अधिकार देने से पहले उनके बारे में सोचा नहीं कभी भी। और आज हम बातें कर रहे हैं कि इतने लोग आ गए वहाँ पे। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं सामूहिक रूप से, और हमें ग्लानि होनी चाहिए अपने ऊपर कि हमने उनको कैसे जाने दिया। इसका अब क्या तोड़ है, आप सोचिए। उन लोगों को वहाँ से कैसे हटाया जाए, ये बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि ईवीएम एक इश्यू है, लेकिन ईवीएम से बढ़ के ये भी इशू है। मैं क्यों किसी बदमाश के हाथ से अपने कानून बनवाऊं? मेरे बारे में गुंडा क्यों डिस्कस करे, पार्लियामेंट में डिबेट करे? मेरे इश्यू के लिए, नागरिक के इश्यू के लिए, किसी भी क्षेत्र से जो भी बात होती है, नियम कानून बनने हैं, जो भी बजट आना है, वो गुंडे लोग क्यों बनवाएं? हमारे देश का गृह मंत्री इतने बड़े बदमाश लेवल का कैसे हो, जिसको तड़ी पार कहा गया था एक समय में, आज वो होम मिनिस्टर है। और क्या गारंटी है कि हमारा प्रधानमंत्री भी सही है? क्योंकि जिसने इतने लोगों को वहां उतारा, बदमाशों को, वो सही कैसे हो सकता है, ये भी प्रश्न है। आप कहते रहिए ये मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मैं तो मोदी जी नहीं कह सकता, क्योंकि जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से वो भी उसी में उतना ही हिस्सेदार है जितने हम सब हैं। उसी के सैंक्शन पे इतने गुंडे वहां पहुंच सके, नहीं तो नहीं पहुंच सकते थे। एक आतंकवादी महिला को उन्होंने कैंडिडेट द्वारा जानबूझ के उतारा, वो जानते थे कि आतंकवादी है, फिर भी उतारा। अब क्या करेंगे आप? अगर प्रधानमंत्री स्वयं ऐसा हो तो बाकी से आप क्या आशा रख सकते हैं? प्रधानमंत्री को बुरा लगता होगा, लगे। सच बोलने में कोई डर नहीं होता है, सच्चाई सच्चाई होती है, सत्य में जयते होता है, झूठ में जयते नहीं होता है कहीं भी दुनिया में। हमारा देश तो बात ही और है। इसलिए जनता को ये एक बहुत प्रश्न बड़ा जो सोचना है कि अब इन लोगों को 233-35 जितने भी वो हैं, वो गुंडे लोग, वो आरोपी लोग, बेशक सजा उनको ना होगी, सजा होती किसको है यहाँ पे? सजा लेने में ही ये लोकसभा समाप्त हो जाएगी, इनको सजा भी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए? नहीं तो ये सारे केस अपने आप ही वापस कर लेंगे, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने किया, सारे केस उठा के वापस कर लिए अपने। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपके बारे में क्या बात करनी है? कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का, तो आपकी सोच ही गंदी हो चुकी है। इतनी गंदे सोच हो गई है, मल आ गया इतना सोच में कि उसका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह एयर पोल्यूशन है, आपकी सोच भी पॉल्यूट हो चुकी है। आज आप देख रहे हो गर्मी कितनी हो रही है, क्यों हो रही है? हम सब जानते हैं क्यों हो रही है, लेकिन इसका इलाज हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। हमने वही गाड़ियां चलानी है, एसी चलाने हैं, सब कुछ करना है, और टेम्परेचर 3-3 डिग्री हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 42 था और वह 46-47 तक पहुंच गया है। खैर वो एक अलग इशू है। अब सवाल ये उठता है ईवीएम पे इतनी जिद क्यों? हमें सोचना चाहिए। खाली कह देने से बात नहीं बनती जी, ईवीएम तो बहाना है, जो हार गया वो ना, बिल्कुल नहीं। हारे जीत का सवाल नहीं है। मैं तो नहीं हारा ना, मैं जीता हूँ। मैं तो एमपी नहीं हूँ, मैं तो भारत का एक नागरिक हूँ। मैं चिंतित हूँ इस बात से कि मेरा हक छीन कोई कैसे ले। मैं चिंतित हूँ, मेरी चिंता को कौन दूर करेगा? ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का, और होना भी नहीं चाहता मैं किसी का, क्योंकि वो दोनों एक से ही हैं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो हमारे नेतागिरी करते हैं, हमारे देश में योगदान है उनका, तो उनका अधिकार बनता है कि हमें लीड करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो सब शायद सो रहे हैं। इतना बड़ा झटका लगा है कांग्रेस वालों को कि वो होश में अभी तक आए नहीं है। नहीं तो सबसे पहला उनका कर्तव्य था सड़क पे आके शोर मचाते ईवीएम के बारे में, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। दुख है मुझे इस बात का, बहुत बड़ा दुख। अरे चाहे ईवीएम से घपला हुआ है या नहीं हुआ, सवाल वो दूसरा रह जाता है। अब हम जानते हैं घपला अवश्य हुआ है, ईवीएम हैक नहीं हुई है, तो ईवीएम उठा के बदली तो गई है। जरूरी नहीं होती हैक की जाए सारी मशीनें, बदली तो जा सकती हैं। अब कांग्रेस की गलती थी या दूसरे दलों की गलती थी, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मस्त रहे अपनी कन्वेंसिंग में, इलेक्शन के कैंपेन में, और पूरा महीना ऐसे ही निकाल दिया। नहीं तो जाके चौकीदारी करनी चाहिए थी उन मशीनों की, जिससे कि वहाँ चौकी जो ये एजेंट है हमारा, ये एक चुनाव आयोग है, हम एजेंट ही कहेंगे उसको, बीजेपी का एजेंट है वो, एक्चुअली चुनाव आयोग है ही नहीं, वो तो एक उतारा हुआ आदमी है आरएसएस की तरफ से, कि चलो नाम दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन, काम करेगा हमारा। और वही उसने दायित्व अच्छी तरह से निभाया है, आरएसएस और बीजेपी को चुनाव जितवाया है।
और कोई कारण नहीं है। इतना जिद होना किस बात पे, क्यों? देश के बारे में क्यों नहीं सोचा उसने? बीजेपी के बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में नहीं सोचा उसने, मोदी के बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में नहीं सोचा उसने, उस आदमी को, तेज बहादुर को ना लड़ने देने के बारे में सोचा। तो ऐसा व्यक्ति संस्थानिक संविधान का इंचार्ज होने का हक ही नहीं रखता है। अगर मैं होता इस देश का राष्ट्रपति तो उठा के अब तक बाहर कर देता उसको कि जाइए अपने घर बैठे, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति भी आरएसएस का है, हम जानते हैं, हमें पता है इस चीज का, इसलिए उस बारे में कहने का कोई फायदा। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ तक कि कुछ जज हो सुप्रीम कोर्ट के, सब घुल मिल चुके हैं इस हालात में कि हमें ऐसे ही करते रहना है। पब्लिक नहीं चाहती, आप क्यों चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहती पब्लिक। अब मैं तो कहूँगा ऐसा नेता जो सामने आए और ईवीएम के खिलाफ युद्ध करे तो मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो बंगालन हो, बंगाल की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बिना पार्टी या कोई भी नेता हो, सामाजिक नेता हो, एनजीओ हो, जो भी होगी। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं पूरे देश में इस बात को आंदोलन करूँ, सिर्फ बात करके मैसेज देके, जिस वीडियो से मैसेज दे रहा हूँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उसका साथ दूंगा जो आज की तारीख में हमें ईवीएम के खिलाफ आगे बढ़ के युद्ध करे, सरकार से, चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, इन सबसे हमको युद्ध करना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी दूध का धुला नहीं रह गया आज की तारीख में। चुनाव आयोग तो है ही भ्रष्ट, सब जानते हैं। अब रही सरकार, ये सरकार है ही नहीं, क्योंकि जब हमें शक है कि ये सरकार फेक है, ये सरकार झूठे वोटों से आई है, ईवीएम को रिप्लेस करके आई है, क्योंकि 20 लाख मशीनें गायब हैं, 20-21 लाख जितने भी हैं वो रिकॉर्ड में नहीं है, वो मशीनें कहाँ, ये पहली बात ही आती है। ये टाइटल कह सकते हैं आपकी 20 लाख मशीनों के टाइटल की वजह से ये पूरा चुनाव एक फेक चुनाव है, एक धोखा चुनाव है, एक भ्रष्ट चुनाव से कहा जा सकता है। हम इस चुनाव को इसलिए नहीं मानते पब्लिक के आदमी की वजह से। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ और मैं चुनाव को नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये चुनाव गलत है, रद्द किया जाए। और यह बात आप भी सोचिए, आप इसको चुनाव को कैसे मानेंगे? तो जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, आपकी सोच में भिन्नता हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि दिमाग आप में भी है, खाली दिमाग आपका भी नहीं है। उसमें पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सीनियर हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर एक का अपना मत होता है। कुछ लोग कम सोचते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन सवाल खाली कम ज़्यादा सोचने का नहीं है, सवाल देश के भविष्य का है, देश के वर्तमान का है। ठीक है, चुनाव 5 साल के हुए फिर आएंगे, लेकिन 5 साल छोटा पीरियड तो नहीं होता है। 5 साल तक हम कैसे वेट करें, क्यों वेट करें? अगर एक चीज़ गलत हुई है तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। करते हैं एम्प्लॉइज को, करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी तरह से अगर ये काम गलत हुआ है तो हमको इसको हटाना होगा, वो हमारा कर्तव्य है। किस तरह हटाएं, सोचना ही है। हम अगर ये मानते हैं ईवीएम गलत है तो गलत है, और हम ये मानते हैं ईवीएम सही है तो सही है, ये हमको सोचना है। लेकिन ईवीएम सही है उसके बाद भी जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल हो। अगर ये साबित भी हो जाता है कि ईवीएम से हेराफेरी नहीं हो सकती तो सवाल इसका है ही नहीं। हम मानते ही नहीं जी, आपको बात खत्म है, हम बात ही नहीं करना चाहते आपसे। ईवीएम है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, हम इस बारे में भी नहीं बात करना चाहते, क्योंकि हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम नहीं चाहते हम उससे चुनाव दें। हमारा वोट सीक्रेट है और सीक्रेट रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा वोट किसको गया है। वो तभी पता लग सकता है जब हमारे सामने हम उस पर अपनी मोहर लगाएं, जैसे पहले लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका क्या इलाज है? अब हमें चाहिए, अगर कोई नेता आता है, राजनीतिक नेता सामने, जैसे सुना है ममता बनर्जी आ रही है सामने देशव्यापी आंदोलन करने के लिए, अब वो कैसी है कैसी नहीं है इस विषय पे अगर वो देशव्यापी आंदोलन करती है तो हम उसका साथ दें, ये हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस करती है तो कांग्रेस का साथ दें। सुना है कांग्रेस उसके साथ आने वाली है। अब कौन उसके साथ आने वाला है, कौन उसके साथ नहीं आने वाला है, उस बात को छोड़िए। हमें इस देश को सही रास्ते पे लाना है। उसका एक ही रास्ता है कि फिलहाल आज की तारीख में ईवीएम को खत्म करना होगा। ईवीएम हैज टू गो, ईवीएम को भगाना होगा। जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी ईवीएम रहेगी, क्योंकि फेक सरकारें बनेंगी, फेक प्रधानमंत्री बनेंगे, झूठा। जिस चुनाव पे हमें विश्वास नहीं, हम उसे क्यों करने दें? सीधा साधा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और गिनती करो, बात खत्म। 4 दिन 5 दिन हफ्ता लगेगा, लगने दो। अभी कौन सा बहुत जल्दी चुनाव हो गया है? अभी भी आप देखिए 11 अप्रैल से लेके और 23 मई तक कितने दिन हो गए। कोई अच्छा चुनाव तो ये भी नहीं था। इतना लंबा चुनाव किस लिए आखिर? फिर कहाँ समय की क्वेश्चन आता है, समय की जस्टिफिकेशन कहाँ आती है? ये चुनाव आयोग फालतू की बकवास करता है और सबके ऊपर प्रधानमंत्री बकवास करता है। सब बकवास मेरे, अब मैं बकवास ही कहूँगा, कोई ऑनरेबल वाली बात नहीं रहेगा ये आज की तारीख में। ये इनमें से कोई ऑनरेबल है ही नहीं। ऑनरेबल हम प्रेसिडेंट को कहते थे, लेकिन वो भी उन्हीं के साथ हैं।
अब किसको ऑनरेबल कहें, मेरे को समझ नहीं आता। हम अपने देश को खुद ही गिरा रहे हैं। एक गलत आदमी को मैं ऑनरेबल कैसे कह दूं, एक गलत सिस्टम को मैं ऑनरेबल कैसे कह दूं? तो चुनाव आयोग जनता का है ही रहा, नहीं उसे ऑनरेबल कैसे कह दें? नहीं कह सकते। ये विषय बहुत गंभीर है सोचने वाले के लिए, और जो जिसने मस्ती में रहना है उसके लिए गंभीरता या नहीं होना गंभीर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंभीरता बहुत आवश्यक है हमारे लिए, हमको सोचना होगा, नहीं तो हम इस देश को बर्बादी की तरफ ले ही जा रहे हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बर्बादी हो ही गई है और होती रहेगी। जितना किसी गुंडे को आप छोड़ेंगे उतनी गुंडागर्दी बढ़ेगी, उसकी कम नहीं होगी। वही हाल आज हो रहा है। हमने गुंडों को पहुंचा दिया लोकसभा में, तो भाई वो सीधी तरह से अब तो पावर आ गए उनके पास, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनके पास। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है भाई, सबसे बड़ी पावर है देश की, जिसको जनता चुन के भेजती है, एमपी बनाती है। वो व्यक्ति लोकसभा में बैठे हो 10 नंबरी हो सकते हैं, वो कोई से भी नंबरी हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन उनके लगे होंगे कौन जाने। वो तो कोड देखेगा, क्या देखेगा, कब देखेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी वो शक्तिशाली है वो लोग जो अपनी धौंस दिखाएंगे, लोकसभा में काम करेंगे और हमारे माँ बाप बन के हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। कोई भी ऐसा आदमी जिसको जेल जाने की तैयारी है और वो मेरा भविष्य डिसाइड करे, ये मैं कैसे मान लूँ? क्या आप इस चीज से बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आपका भविष्य चोर डकैत डिसाइड करेंगे तो ठीक है, आप उनको बैठे रहने दीजिए, जाइए हार बनाइए, उनको ऑनरेबल कहिए, जो कहिए उनसे अपने काम निकलवाइए। अगर आप यही समझते हैं यही देश है तो सही है। शायद गलती की थी उन लोगों ने जिन्होंने आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय सेक्रीफाइसेस दी 1857 से लेकर 1947 तक। वो बेवकूफ़ थे, पागल लोग थे, वो उनको दिमाग था ही नहीं। सोचते थे चलो कुछ करके जाएं, कुछ खाली बैठे हैं, काम था ही नहीं उनके पास कोई, इसी काम में लगे हुए थे वो। अगर आप समझते हैं वो ऐसे थे तो आपको बधाई हो इस बात की कि आपने देश को बर्बाद करने की कसम खा ली है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सुधारा जा सकता है। पब्लिक को चाहिए आंखें खोले, दिमाग खोले, सोचने की शक्ति बढ़ाए, सोचे समझे, प्रॉब्लम यही है, एनालाइज करे कहाँ पर जड़ अटकी है, और जहाँ जड़ अटकी है उसका नाम है ईवीएम और उसका नाम है 233 बदमाश। इनको दोनों को हटाना है। किस तरह से हटाना है ये प्रश्न उठता है। ये चुनाव को हमने रिजेक्ट करना है, रद्द करना है, कैसे किया जाए ये प्रश्न उठता है। हमें इतनी शक्ति है कि हम सिस्टम से लड़ सकें, हम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री से लेके इलेक्शन कमिश्नर इनसे विरुद्ध युद्ध कर सकें। हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर पे पानी आंख से नाक से ऊपर आ चुका है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पहले ही हवा खराब है और गंध हमारी नाक में जा रही है। इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो हम इसमें डूबे ही हैं। हमारे आने वाली जनरेशन्स, हमारे सब, हमारे सिस्टम, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख सब इसमें घुस जाएंगे और उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होगा। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो मैं फिर यही कहूँगा, आके खुल के आएँ, अपनी बातों को पब्लिक में रखें, चाहे यूट्यूब के थ्रू रखें या फेसबुक के थ्रू रखें। पब्लिक को अपना मैसेज दें कि आपको चिंता है इस देश की। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो बस आप भी खाने सोने वालों में से मस्त हैं। जैसे समाज सोता रहा है, सो रहा है, कोई गंभीरता नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा? उसका जवाब तो आप भी नहीं दे पाएंगे। मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि हम सीरियस नहीं हैं, हम लोग स्लीपिंग सोसाइटी हैं, हम सोते रहते हैं, हम कोई सीरियस नहीं है। वक्त होता है आँख खोलने का तो आँख भी नहीं खोलते हैं, फिर भी सोते रहते हैं। तो जहाँ स्लीपिंग सोसाइटी हो, सोने वाली निंद्रा मुक्त सोसाइटी हो, जहाँ गंभीरता ना हो, तो उसके काम क्या होंगे? वो कितना काम करेगा वो आदमी, वो व्यक्ति जो ऐसे माहौल में रहता है? उसके बाद उसको क्या उसका परिणाम मिलेगा? कितनी अचीवमेंट होंगी लाइफ में? कितने गोल्स वो स्थापित करेगा, ले पाएगा? वो भी नहीं जानता। फिर वो कहेगा देखो मेरे को भगवान ने नुकसान कर दिया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। फिर जाके मंदिर में पाठ करेगा और भगवान से मन्नत मांगेगा। अगर हम इसी तरह का समाज है तो भाई इस समाज का कोई नाम नहीं दे सकता मैं, इस समाज के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब तक आप अपनी सहायता नहीं करेंगे भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेगा। आपको अपनी सहायता करनी चाहिए, यही सिद्धांत है दुनिया का। जब तक आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो दूसरा आपको छीन ही लेगा, आपको लूट ही लेगा, और वही आप कर रहे हैं। आपने अपनी सहायता की होती तो जो आज है वो नहीं होता, लेकिन आपने अपनी सहायता नहीं की। हम जैसे इजी टू हर चीज़ को ले लेते हैं, इजी टू गो है, सब कुछ कर लो यार, चलता है सब कुछ, वो चलता है वाली बात हमने मान ली है। हम कहते हैं जाने दो, जा रहा है, इसका क्या इलाज है? भाई बहुत दुख होता है, मुझे सच कह रहा हूँ।
आप सोच रहे होंगे मैं रोज बातें करने लगता हूँ आके, ये इसलिए करने लगता हूँ कि मुझे सच्ची माइंड होता है, मुझे सोते सोते भी दिक्कत आती है सब क्या हो रहा है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन सोच होती है मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ, इतने साल मैं भी यहाँ खाया हूँ पिया हूँ, पढ़ाई की है, बाहर भी काम किए हैं, यहाँ रहता हूँ, यहाँ का खून है मेरे अंदर, यहाँ की हवा पानी है मेरे अंदर, तो सोच बनती है। अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मैं नहीं सोचता कि एक 25 साल का बच्चा 30 साल का बच्चा इतना अधिक सोचेगा, क्योंकि उसको जीवन में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है उसके पास पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां हैं, लेकिन वो जानता नहीं है बेसिक प्रॉब्लम्स को क्या है, संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं है, किसी को शौक भी नहीं है। पहले तो किताबें भी पढ़ते थे, अखबार भी पढ़ते थे, न्यूज़ भी सुनते थे, लेकिन आज का ऐसा नहीं रह गया है युवा। आज का युवा तो बस खाने पीने की मस्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, लाइफ को कंफर्टेबली किस तरह जिया जाए उसमें ज़्यादा रहता है, अपनी हेल्थ की भी चिंता नहीं करता है। तो उसको युवा को समझाना भी हमारा फर्ज है, समझाना फर्ज होता है, बाकी समझना नहीं समझना उसकी अपनी मर्जी होती है, युवा हो या युवती हो। अगर वो समझते हैं इस चीज़ को तो भारत उनका है, और नहीं समझते तो भारत उनका नहीं है। भारत कोई और ले लेगा, पहले भी लिया था लोगों ने, फिर ले लेगा, क्योंकि आप लोगों में तो रोकने की शक्ति नहीं है, संभालने की शक्ति नहीं है। जब अपने घर को नहीं संभाल सकते तो कोई ना कोई उस आपकी कमी का फायदा उठाएगा ही, आपको बेवकूफ़ बनाएगा ही, और बन रहे हैं आप बेवकूफ़, कितनी बार बन चुके, आगे और बनते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज बेवकूफ़ बनाती रही है, बनाती रहेंगी। आप करते रहिए उनमें विश्वास, हम तो विश्वास नहीं करते। बचपन में करते थे, जब छोटे थे, जब इतना दिमाग नहीं था, इतनी सभ्यता नहीं थी हमारे अंदर की हमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। जब माँ बाप ने कह दिया वो मान लिया, बस ठीक है, कांग्रेस हमारी है या बीजेपी हमारी है, यही सोच के चलते रहते थे। हमें मतलब ही नहीं पता था कि इनका मतलब क्या होता है, ये वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, उनको भी नहीं पता था जो देते थे। संविधान उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि पढ़ने की योग्यता थी ही नहीं लोगों में। बस जो खबरें आई, जो सुना, वही बात पे डिस्कस करने लगते थे। वो बुजुर्ग थे, जो भी थे, हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने भी इस मामले में कोई गंभीरता से नहीं सोचा। इंदिरा गांधी पे विश्वास किया तो इंदिरा गांधी पे विश्वास किया, या किसी और पे विश्वास किया तो किसी और पे विश्वास किया। वो भी इसी तरह थे जैसे आज मोदी पे लोग विश्वास करने लगे हैं, मोदी भक्त बन गए हैं, ऐसे ही वो लोग भी किसी न किसी के भक्त रहे थे। और भक्ति से देश नहीं चलता, देश कर्मों से चलता है। भक्ति से आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, भक्ति से। माइंड से तो आप जाएंगे नहीं वहाँ, तो माइंड तो फिर क्वेश्चन करता है, भक्ति में क्वेश्चन नहीं होता है। माइंड तो एक्सप्लेनेशन मांगता है, भक्ति में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। माइंड से लॉजिक मांगता है, वहाँ लॉजिक नहीं होता है। इसलिए दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और हमें इस बात को समझना चाहिए। हम 2019 में रह रहे हैं, 1947 नहीं है। बहुत फर्क है तब में और आज में। अगर आज देश के इतने ज़्यादा लोग और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम में, 40 करोड़ 30 करोड़ लोग पढ़े लिखे तो होंगे, कम नहीं होंगे, तो अच्छी डिग्री 20 करोड़ तो होंगे। वो भी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा भाई। दिस इज 2019 and not 1947. We are not slaves now. We got freedom decades back, but still we are slaves virtually. We are slaves to those criminals. We are slaves to those robbers, those looters who have abused our power, who have abused our sincerity, who have abused our innocence to their political uses. It may be whatever party. I'm not naming anything, because politics means corruption. Politics means disruption. Politics doesn't mean service which it should be. Politics must be a kind of very truthful service, very sincere service, very sancted, you can say sacred service, but it is opposite. Politician means a person who can loot, a person who can lie, a person who can promises never to be fulfilled. That person is called politician. Politician who can abuse powers, politician who can talk to anything and does nothing, politician who can just say Bharat Mata ki jai and doesn't know what Bharat Mata is. Politicians can say anything. Don't believe in politicians, because politicians are not worth believing. This is my contention. Politicians now are corrupt people. A politician spends about 50 crores, say, in one Lok Sabha election. How can that person be sincere? How can that person be a patriot to this country? I don't understand. This time it has been said that 60,000 crores have been used in this election. 60,000 crores, around more than 100 crores in each constituency. You just think, where 100 crores are spent in one constituency just to win, what shall be fate of people in this constituency and in every constituency? I can't even imagine this much sum is spent on elections.
And people don't even question why this person you are spending. If you have worked for people, if you have worked for nation, if you have worked for everyone, why you need this money we spend on elections? That is a question mark. Because you are criminal. You want to buy everything. You don't want to depend on your work. You want to pull people into your emotions, and people are dragged to your emotionalism. That is what you have done. This is your business. Politics, emotion, be fooling public, lying, promising, which can never be delivered. That is what has happened. What is happening? What shall be happening? Until we are serious, we are non-sleeping society, we are rising society, we have to rise. It's early morning you rise. It's not noon, at noon you have to rise. You have to rise early morning. You have to sleep, but sleep half, not full. Your robots are working around. These 233 criminals that have entered our August house, we used to call it August Lok Sabha. Is it really August? No. What you would call it? Should we call it septic? Should we call it what? Sewage? What should we call it? August house. It's no more August. It's a rubbish house. It's polluted house. It's a criminal house, half criminal and half non-criminal, and who knows about those half non-criminal? They are also not criminals. This is an insult on every citizen of this country that we have 50% house of criminals. Really, shame on me and shame on all voters of this country who elected these people having criminal backgrounds. But my hands are empty now. My hands are control free. I have no control in my hands. Similarly, you have no controls your hands to get them out, but you have to think how to solve this problem. I consider this problem of this country as a whole, that so many criminals have entered the August house of Lok Sabha. They should be thrown away from there. We have to find a solution. We have to find a procedure. We have to find a formula how to eliminate these people, these MPs, these rascals, criminals from that house, because I cannot enter that house without legal permission. I cannot even sit in that chair without taking oath of office of MP. But these people shall sit there as if they are honorary, they are king of this country. We have made him like this. I don't understand how could people vote such persons. How? Voter has got no mind. Voter has got no contemplation power. Voter got no philosophical idea. Voter got no idea to read CV of such people or to demand CV for such people. Voter has no right to ask for what you are, gentlemen. Please provide your details. Voter did not have any right to ask. Just voter had one duty: go to polling booth, cast your vote, and come back. And you have done your job. If that is all, then I don't need such franchise right or suffrage right. I need a right which should be right. I don't need fancy, I don't need imagination, I don't need any hypothetication. I need real right, and real right I am not using. I have real right according to the constitution of this country. We have got every right to elect good MP according to Article 81 of Constitution of India. We have got every right to constitute our Lok Sabha, and we have to elect each MP from each constituency, but that is in our hands. That's not in the hands of law, or that is not in the hands of election commission. That is not in the hands of prime minister. That is not in the hands of someone else. That is only in hands of voters. But voters' hands are curtailed. They themselves chop their hands. Why? I don't know. Why don't you understand the simple law, simple principle, simple provision, simple power of constitution granted to you, conferred on you by those who devise this constitution? We ourselves devise this, approve this constitution, enacted by us and adopted by us and delivered to us for purpose of rule, direct rule of this country by our own people. That is sovereignty of this country. We are all sovereign, means we are all kings, but we are not working as saints. We are working as stupid people of this society. We don't even think, we don't even adequate to think right for in the interest of this country. We are not at all thinking at all. Why we are not thinking is a question mark. Are we brainless? Don't we eat food? Have we no energy? Why? Young or old or senior or veteran, all are responsible for this accident. I call this accident. This is an accident. If 45% representatives from our country go as criminals, what do you call it? We are all blind mind people. We have no power to think.
We have no power to sort out what they are. We have no power to measure them what they are. We can't measure these people. We fail to measure. We fail to raise questions. We fail to do whatever could be done. We did not do that. We missed all that. And why we are happy? That's a question. Why are we happy that elections have been over? To my consideration, elections have not been over. They have been made over. Election 2019 is not over, but it is made over by Election Commission, by doing formalities, and by Prime Minister by doing formalities of taking oath, fake government, fake election, fake procedure, and everything is fake voting. Then how this election is standard one, genuine one, a question arises. This answer only we can give to ourselves, because President cannot answer, Prime Minister cannot answer, Lok Sabha cannot answer, Election Commission cannot answer, and even Supreme Court cannot answer. This answer public has to give to itself and the whole world. Don't think people are not raising this question outside our country. Many people are thinking about what is going on in this country, because this country is in magnitude and in population a considerable state. We are 130 crore people, not a fun. It's a considerable quantity in world. We have wealth, we have knowledge society, we have potential. This means we are not small country in this consideration. We are big country. Whatever standard they give or don't give, we don't care about that. But Bharat is Bharat. It is Bharat, and we have to understand Bharat. We are not fools. Of course, British ruled us, but they were thrown out as well. Of course, Mughals ruled us, but Mughals don't exist now. Why then we don't analyze all these points? Are we short analysis? Are we not well educated? Don't we have capacity to think about? Don't we have capacity to know about? Why? I'm talking in very simple language. Even a person who is not well educated, not even school educated, school graduate, but an ordinary citizen of this country, selling vegetable or selling some small item or doing some small business, he can also think. That person can think what I am talking about. It doesn't matter your degree or no degree. Our country is our country. Is the question, is it our country or no? If it is our country, why did we decide to send such people to our country's governance, top governance? That is our fault, of course. We missed something. We did not consider, because we were in envelope of emotion, envelope of sentiments, hung by Prime Minister and hung by many others. We were hanging and laughing this way or that way. We were not thinking on grounds. We did not know what grounds were. We were standing, just hung by Prime Minister, by talks and talks and talks. And he's very good in talking and rubbish talking and fake talking and unempty talking. That person is expert in that, but he is not expert in doing job. But why? Why did we depend upon him to form Lok Sabha, to constitute Lok Sabha? Why we did not think for this country but for him? Why we did not think for our Bharat, which is our mother, which is our father, which is our God? Why we think for BJP? Or why we think for Congress? Both, for me, both are same, no difference. Congress being a political large party, top party in this country, even better than BJP, I can say, because Congress has produced something, has done something, maybe not that much that's expected of it, but it did something for welfare of people, for welfare of this country in last 60 years or 50 years, wherever it's ruled. It did something, though there are many complaints against this, that is a different issue, but it had done a lot during freedom struggle, along with support of all people, all masses of this country. This party is high. How Congress has gone short of requirements? Why? Question is that. Why did Congress not do its duty in this election to protect electronic voting machines from being replacement, and why were they sleeping? Why they had been sleeping there? Why did they not keep rising awake to have watch and ward of these machines? And why these people also floated some bad candidates? Why it happened? My question is,
not to BJP, to Congress and others as well. Because all are politicians. It is not Congress alone for freedom of this country now. Freedom has no issue, it is gone. So Congress has top duty to think of people, to think for people. Unfortunately, after having been defeated in this election, the election was fake, it has been shocked. Congress has been shocked as if something has been searched out of its power. It is still fainted, it seems. It's not openly coming out to tell what happened. It's just shocked, it's still in shock, fainted, unconscious. Why? Why are you unconscious? You're a party, you're not one person, okay? It's election, you lost it, that's it. Nothing else. Has life ended? You have to think. If life has not ended, come on. It's now election declares it was 23rd, and it's now I think 7th. It's long gap. 2 weeks. Why have you not come out? You are shocked. You have to come out. If you love the people of this country, if you love this country, respect this is country, you deliver to people, but now you're in shock. Now your shock is not helping nation. Your state of shock is not helping nation. Your shock is helping those group people who have come to power again. It is helping those, not you. Why are you supporting them tacitly and indirectly? It is yours. You have to respond. Congress or Rahul or whoever is responsible for, if he is not digestive enough to contain such shock, he is not having caliber to become prime minister in future. Or do something now, think of people, talk to communities, and find out how you can solve this. Those who came in power have also been worried because this is first election where people do not accept it. Really, they oppose it. I have seen many sections of society opposing it. They have a right to oppose. It's first election which has been put at a stake of recognition. Though you have taken oath, of course you have taken oath of government, but your oath is not final answer. You have to answer these questions which I have raised and which others have raised. The others are also raising. These questions you have to answer. Election Commission has to answer, and each and every authority in this country must answer, or else sanctity of election on behalf of public has got no meaning. Public has not sanctioned it except 20% people who belong to BJP. People in general don't recognize this election, including myself, including maybe you are there. Maybe some people accept, some don't accept. But at end, this is a criminal election. This is a fake election. People were forced to vote, and they voted without thinking what vote was. But that there should be a solution out of this. Now, we have the two problems. One problem is that we have to remove these criminals from Lok Sabha, and we have to remove EVM use from elections. How to do that? Criminals have to be removed, but how? Problem is that we have no solution. Only solution is that we should lead to a state when this Lok Sabha is rejected, has got no meaning, ineffective. Then we can say that reject this Lok Sabha, dissolve this, and conduct another new election, snap election. That's an only way. And EVM. I am going to support every person, every leader of political party who fights against this. EVM has to go. We have to fight for this. It may be a political leader, it may be non-political leader, it may be NGO, it may be individual person, it may be whosoever be there. Because people do not trust EVM. And if people do not trust EVM, means nation does not trust EVM. We have to understand that. Simply saying no, it has to be there, no, it's not acceptable. Whoever supports it by force, that you have to accept EVM, it's understood that that person or that political party or authority in this nation are having self-interest to support EVM. EVM may be right or may not be right.
That's another issue. But we are not accepting it for our future and revised elections of Lok Sabha. We have to do it. Who a person who leads us, who manages to have a revolution to fight against EVM, I am with that person. I stand with that person. I support that person. I will be happy if someone is there. It may be political leader like Mamata Banerjee or Congress leader or other party leader. If they come together, they join hand to have this revolution spread all over country and make use of people's contribution, this election must go. They have to fight against government, they have to fight against election commission, and they have to fight against various authorities in this country. If we want our country safe and respectable in coming times all over the world, we have to check this point. EVM and ballots election. EVM is not required. We condemn it thoroughly. We don't respect it because this has caused a blunder in this election. This government is EVM government, this Prime Minister EVM Prime Minister, this Lok Sabha is EVM Lok Sabha, this election commission is spoon to EVM. We don't respect it. Law may say anything, court may say anything, but public has different personality. Public is not going to accept EVM, irrespective SC approves it. Public shall not accept this. Because law is for public and not public is for law. We have to understand this. Easy to say I'm talking and talking and talking, but I'm talking very seriously. I could not sleep sometime because not to understand what has happened. I did not have any benefit if Congress would come to power or BJP would come to power. Question is not that. Question is my government should be based on pure election. My MP should be my representative based on my election to elect him, my selection to elect him, my option to elect him. But this did not happen. Why did not happen is clear. I'm not going to argument whether or not EVM machine can be hacked. That is not a point here. Point here is what we have done is not correct one. Why it has happened is a point. Public is very intelligent. There are very intelligent people in public, masters, holder, doctors. They all have to contemplate how could it happen. That is very important. Nothing is going to lose, but we are going to lose our country, country's characters, country's sentiment, country's status, Bharat status. These people shall not lose anything. They will keep laughing, keep enjoying, and they will just enjoy their life, having good background, good privileges, hotels, good residences, and they will enjoy life and get money for doing nothing in Lok Sabha and doing nothing on roads. It's very important that we just awaken our eyes, open our eyes, rise on occasion, think something, do something, work out something collectively, severally, jointly, and find solution to these two severe problems that have engulfed us, that have encompassed us, and encompassed our emotions, encompassed our sentiments, and encompassed our minds. Can we do that? If we can do that, we are lucky. We are awakening society, awakened society. It's not too late yet. It's not too late. Sometime 2-3 minutes late, 4-5 minutes late also pays well. It's, if it's, if it's strong enough, we are in a strong state to think that, I think we'll do our service to this nation and not do bad service to us. If we don't do that, we are in problems. We are in problems, desired problems, and baseless problems. And that is where we have to sort out. We have to sort out how to sort out, it's up to us. I am with every one of you who boost my talk, who support my saying, and I am with all those who support and go on roads, have revolution,
regarding abuse of these voting machines and abuse of TV power, abuse of TV sanctity. TVs have done nothing in this country. These channels, you can say animal channels, you can say tea channels, you can say Modi name channels, you can say Modi managed channels. These channels destroyed atmosphere in country for few decades, for few months or few years. These people did not do service to nation, but to their bosses and to themselves by earning some amount in 6 months. What to say? I don't know what to say more than this. You have to analyze yourself. If you can analyze, fine. दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है, समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है और देश को बचाना है तो पहले समझना होगा कि देश में प्रॉब्लम कहाँ है। और देश की प्रॉब्लम हमें समझ आती है। देश की प्रॉब्लम लोकसभा में है। देश की प्रॉब्लम इस चुनाव में थी जो सुलझाई नहीं गई और चुनाव हो गया। कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को जाके इस चुनाव को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका गया, चुनाव चलने दिया गया। और अब कांग्रेस क्या कहती है ईयू के बारे में और दूसरे दल क्या कहते हैं, हम इस बात के बारे में नहीं बात कर रहे। हम ये कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमने बता दिया कि हम ये चाहते हैं। वो चाहने में हमको आगे निकलना होगा, हमको लड़ना होगा उन लोगों से जो इस देश को बर्बाद करने के चुने हैं, और हमको अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। उसमें समय लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। समय लगता है हर काम में, लोगों को जोड़ने में समय लगता है। लोग समझेंगे भी नहीं, कहेंगे इसी का कोई इंटरेस्ट होगा, ये बातें कर रहा है कि कोई पैसे कमाने की बात करता होगा, और इस तरह की बातें सब करते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं है इस बात की, कौन किस तरह की बात करेगा कौन नहीं करेगा, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। हमें जो काम करना है करेंगे, जो अच्छा लगता है करेंगे और करते रहेंगे जब तक दम में दम है। चाहे बीजेपी पावर में रहे, चाहे कांग्रेस पावर में रहे, जब तक पावर में रहेंगे हम करते रहेंगे। और मेरी आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात को समझिए, सोचिए, आगे बढ़िए। जहाँ भी जरूरत है जाके आप फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग लड़ना को तैयार हैं इनमें से, कुछ पार्टी भी लड़ने को तैयार है इनमें से, लेकिन सरकार लड़ने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग लड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको कहीं ना कहीं ईवीएम से फायदा होता रहा है, इसलिए वो लड़ने को तैयार नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्या फायदा होता है, आप लीजिए फायदा, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम फायदा नहीं लेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। नमस्कार, आप सबको धन्यवाद मेरी बात का, और फिर बात करेंगे बाद में। ज़्यादा लंबी बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं दूसरे विषयों पे देखूंगा उसको क्या बात करनी है, बिल्डिंग्स पे, प्रोजेक्ट पे, उसके बारे में बताऊंगा। और कोई और विषय होता है कल तक दोबारा इस विषय पर बात करेंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारत भाग्य।